हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन एनिमल पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं खुद के ही जैसे। इससे पहले वाला क्लास में आप देख पढ़ चुके हैं। और इससे पहले वाला क्लास में प्लांट के जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसके बारे में भी देख चुके हैं। नहीं देखें अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल, कुछ बुक के अंदर रिप्रोडक्शन एनिमल लिखा आता है, कुछ बुक के अंदर रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग लिखा आता है। उसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि एनिमल जो डेवलप है चैंपियनजी कैंसी अपन लोग को ह्यूमन ही आएंगे, उसी ग्रुप में आएंगे। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, किस में एनिमल में लिखा रहेगा ह्यूमन बीइंग में लिखा रहेगा। तो ये ह्यूमन बीइंग यानी कि एनिमल के बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है। कहने का मतलब उनके बॉडी में मिनी सेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं सेक्स अलग सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक ना, उसके थ्रू वे रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे जो यहाँ पे है, आगे यहाँ बताया है जो आप क्लास 8 के अंदर ये पढ़ चुके हैं। जो हमारे बॉडी जो एक एडुलट यानी किशोरावस्था आने पर हमारे बॉडी के अंदर शेप साइज में चेंजिंग आता है, हमारे बॉडी का साउंड में चेंजिंग होना। ठीक ना, और एक एज आने पर बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में हेयर का ग्रो होना। जो हमारा जेनेटिकल एरिया वहाँ पर क्या होना, जेनेटिकल एरिया के में हेयर का ग्रो होना। यहाँ पर देखिए जेनेटिक एरिया में हेयर का ग्रो होना। लेग्स और आर्म्स यानी कि हमारे बाह और हमारे पाँव में भी बाल का निकलना, ये हमारा जेनेटिकल एरिया है। उनमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारा स्किन के अंदर पिंपल्स का आना, ये तो मेल के अंदर देखा जाता है। और फीमेल के अंदर देखा जाता है जो उनके बॉडी के अंदर ब्रेस्ट का साइज है उसका बढ़ना। ठीक ना, ब्रेस्ट का साइज और उनका निप्पल जो है, निप्पल का साइज बढ़ना। ठीक ना, उनके वॉइस में चेंजिंग होना। और मेल और फीमेल पार्ट्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसका भी डेवलपमेंट होना। और मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होना और फीमेल में एग का प्रोडक्शन होगा। ये सब एक एडल्ट एज होने पर होता है। एडल्ट एज मेल के अंदर मेल में 13 से 14 होता है, और फीमेल में 12 से 13 के अंदर जो डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर, वो जो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट जेनेटिकल एरिया में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो अगला हमारा टॉपिक है वह अगला जो टर्म है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले जानेंगे जो मेल के अंदर रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, और 13 से 14 ईयर्स के अंदर होते हैं। अब मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके बारे में कुछ जानेंगे, उसका क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे है टेस्टिस। टेस्टिस होता है मेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। सबसे पहला जो भाग होगा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होगा वो टेस्टिस होगा। मैंने कहने का मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर जो होगा एनिमल ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग के मेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होगा टेस्टिस होगा। टेस्टिस का क्या काम है सर? टेस्टिस का काम है जो ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सेक्रेशन करता है, जो हमारे जेनेटिकल ऑर्गन है उनमें डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारा पेनिस जो है उनमें डेवलपमेंट, हमारे पेनिस है उनमें डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है। तो ये टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सेक्रेशन करना, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने में काम करता है। और टेस्टिस का दो काम है, इंपॉर्टेंट याद रखना है स्टूडेंट ये पॉइंट। जो टेस्टिस का यहाँ पे दो काम है, फर्स्ट तो स्पर्म को बाहर निकालने का काम करता है, रिप्रोडक्शन के टाइम स्पर्म को बाहर निकालने का काम करता है। देखिए यहाँ पे टेस्टिस का दो काम है, फर्स्ट तो स्पर्म निकालने का काम करता है, और सेकेंड यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सेक्रेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन यहाँ पर कहीं दिया भी होगा। टेस्टिस जो हमारे हैं वहाँ पर देखिए, टेस्टिस जो हमारे हैं उनका दो काम होता है। फर्स्ट वे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सेक्रेशन करते हैं, और सेकेंड अपॉन
वे मेल गैमेट स्पर्म को भी रिलीज करते हैं। टेस्टिस का काम यहाँ पे हम समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्ट्स है वो पार्ट है भास डिफरेंस। नेक्स्ट जो पार्ट है भास डिफरेंस। भास डिफरेंस से क्या काम है सर? तो भास डिफरेंस होता है, यहाँ आप देखिए भास डिफरेंस होता है एपिडीमियस का लोअर पार्ट में। यहाँ पे देखिए एपिडीमियस होते हैं, उनके लोअर पार्ट में भास डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जो लोअर पार्ट में जो होंगे एपिडीमियस के, वो भास डिफरेंस कहलाएंगे। और भास डिफरेंस उनका काम क्या है? भास डिफरेंस होते हैं वो पेनिस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। भास डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे भास डिफरेंस के बारे में जान लिए। भास डिफरेंस जो होते हैं वो हमारे एपिडीमियस हैं उनके बॉडी के साथ कनेक्ट हुए, एपिडीमियस के पार्ट के साथ कनेक्ट हुए रहते हैं और विनरी ब्लडर के पीछे रहते हैं। और भास डिफरेंस जो होते हैं उनके थ्रू यूरिन का डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पार्ट है वो है स्कॉन्डियम। स्कॉन्डियम बहुत इंपॉर्टेंट। स्कॉन्डियम का क्या काम है? स्कॉन्डियम जो होता है ना, उसका एक काम है बस, वो टेस्टिस को टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके रखता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका काम है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं? मेंटेन करके कौन रखते हैं? स्कॉन्डियम। क्लियर? स्पर्म उसी कंडीशन में फॉर्मेशन होगा जब जो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है उससे जब 1 या 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, उस टाइम में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब पता है, हम बताते हैं एनसीईआरटी लिंक बताते हैं डीपली। सो स्पर्म का फॉर्मेशन कब होगा? जब बॉडी का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और स्कॉन्डियम का काम है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? एपिडीमियस। एपिडीमियस स्कॉन्डियम का काम समझ गए, बॉडी का स्टोर कर रखना। और एपिडीमियस यहाँ पे छूट गया था, एपिडीमियस के बारे में बता दिया आपको। एपिडीमियस का काम है स्पर्म को स्टोर करके रखना। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वह प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं नवे क्या करते हैं? स्पर्म के अंदर मिल्की फ्लूइड, स्पर्म को क्या करते हैं? मोबिलिटी ऑफ स्पर्म के अंदर मिल्की आते हैं, इसका उनको मोबिलिटी करने के लिए स्पर्म को वे यूजफुल होते हैं। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, देखिए स्पर्म में मिल्क टैप जो होता है, देखिए उसका जब स्पर्म होता है फिर मिल्क टैप होता है, तो वो मिल्किंग टैप आने में प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प करते हैं। और स्पर्म जो होते हैं वो मेल गैमेट होते हैं और हैप्लॉइड सेल होते हैं। 1 मिली, एक इम्पोर्टेंट बता दें आपको, 1 मिलीमीटर स्पिन के अंदर 120 मिलियन स्पर्म होता है। तो हम अभी यहाँ पे मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके बारे में जान लिए। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो टेस्टिस है उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सेक्रेशन करते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। और स्पर्म भी रिलीज करते हैं मेल सेक्स। और फिर स्कॉन्डियम देखिए, जो स्कॉन्डियम टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके रखता है। बॉडी की टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सब कम रहेगा, उस कंडीशन में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फिर भास डिफरेंस के बारे में जाने, एपिडीमियस के बारे में जाने। अब यहाँ पे विथरा के बारे में जान लेते हैं। विथरा का लंबाई 20 सेंटीमीटर होता है और इसके थ्रू स्पर्म और यूरिया बाहर निकलता है। और यहाँ पे जो हमारा विथरा है, यहाँ पे देखिए पेनिस के अंदर से कनेक्ट होता है। और पेनिस के बारे में बता देते, पेनिस जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है और 3 बंडल ऑफ रूज मसल से मिलकर बना हुआ था। और जब पेनिस के अंदर जब ब्लड पूरा फुल हो जाएगा तो पेनिस इरेक्ट हो जाएगा, स्पर्म को डिस्चार्ज कर देंगे किसी फीमेल बॉडी के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जाने, उसी प्रकार यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स है, ओवरी है, फ्लैपियन ट्यूब है, विट्रियस है, वेजिना है। तो सबसे पहले जानते हैं ओवरी, जिस प्रकार जाने थे मेल के अंदर टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, उसी प्रकार मेल के अंदर ओवरी जो होता है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। और ओवरी का 2 काम होता है। फर्स्ट तो ऑस्ट्रोजेन नाम का हार्मोन सेक्रेशन करता है। ओवरी का 2 काम होता है। फर्स्ट तो ऑस्ट्रोजेन, यहाँ पर कहीं दिया होगा, ओवरी का 2 काम होता है। फर्स्ट ऑस्ट्रोजेन नाम का हार्मोन सेक्रेशन करता है और सेकेंड
ये एक सेल ओवा को भी प्रोड्यूस करता है पर मंथ, ठीक है। एक सेल ओवा को भी प्रोड्यूस करता है 28 डेज में 2 से 3 लाख इमेच्योर एग का प्रोडक्शन होता है। ओवरी का 2 काम, एक सेल प्रोड्यूस करेगा और ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सेक्रेशन करेगा जो सेकेंडरी सेक्सुअल है फीमेल के अंदर, उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा यहाँ फ्लैपियन ट्यूब है। फ्लैपियन ट्यूब जो होते हैं वो ओवरी से कनेक्ट हुए रहते हैं और वो ओव्यूम को यानी कि एग को रिलीज होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट विटिलस है। विटिलस एक फ्लैबिक स्ट्रक्चर होते हैं और ये फोटस को विटिलस के इनसाइड में फोटस का डेवलपमेंट होता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोटो, इसके बाद यहाँ पे जो वेजिना है, वेजिना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी के थ्रू स्पर्म अब इंटरकोर्स होगा और इसमें स्पर्म क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा। तो अभी हम मेल और फीमेल जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसके बारे में जान लिए। अब जानेंगे जो मेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब वे आपस में मिलके एक दूसरे मिल के मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसके बाद कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का बात किया जाए तो मेल और फीमेल जो होते हैं वो आपस में जब इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम क्या होता है, जो ह्यूमन यानी कि एनिमल के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन एग्जाम आता है जो एनिमल के अंदर इंटरनल यानी कि ह्यूमन बींग के अंदर इंटरनल होता है या एक्सटर्नल। तो ह्यूमन बींग का इंटरनल, क्योंकि इंटरनल इसीलिए होगा कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, अगर बाहर होगा तो एक्सटर्नल होगा। इसकी जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन, जैसे फ्रॉग में बाहर भी होता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस में होगा, अंदर होगा। तो कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले क्या होता है, जो मेल हैं उनके बॉडी यानी कि उनको टेस्टिस में से जब स्पर्म बाहर निकलता है, इंटरकोर्स के समय में क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल के बॉडी के वेजिना के थ्रू उनके बॉडी में। मिलियन स्पर्म एक बार में बाहर निकला टेस्टिस के थ्रू, और उसमें से क्या होता है, सिंगल स्पर्म एक के साथ फ्यूज हो जाते हैं। 24 आवर में 1 एग रिलीज होता है, 24 आवर में, ठीक ना। ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो 24 आवर में रिलीज होते हैं। अब वो एग वेजिना के थ्रू फ्लैपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे और वहाँ पर जब पहुंचेंगे तो एग जब फ्यूज कर लेंगे स्पर्म के साथ, वहाँ पे जब एग स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो उसको हम न्यूक्लिया बोलेंगे। और जब स्पर्म के साथ एग वहाँ पे फ्यूज कर लेगा, पर मंथ 1 एग रिलीज होगा ओवरी में, ठीक है। और जब स्पर्म के साथ एग जब फ्यूज कर लेगा तो जाइगोट फॉर्म कर लेगा। जाइगोट सिंगल, एक क्वेश्चन एग्जाम आएगा, जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है जो स्पर्म और एग के फ्यूज होने से फॉर्म हो जाएगा। और जाइगोट के अंदर जब म्यूटेटिक डिवीजन होगा तो जाइगोट के अंदर बहुत सारा नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारा इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स का प्रोड्यूस हो जाएगा। और नंबर ऑफ सेल्स का प्रोड्यूस होने के 4 से 5 दिन के बाद वो जाइगोट जो था वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। और जब जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है तो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होने के बाद 8 से 9 दिन के बाद जो उनके वार होता है वहाँ पर विटिलस का प्रोडक्शन होता है। और जो उसके बाद 8 से 9 दिन के बाद मिनिमम 3 से 4 दिन के बाद वहाँ पे एक प्लेसेंटा का भी एक निर्माण होता है। प्लेसेंटा क्या करते हैं, प्लेसेंटा जो होता है एम्ब्रायो और विटिल वार से कनेक्ट होते हैं, मतलब वे माँ जो न्यूट्रिशन लेगी वो बच्चा के अंदर एक्सचेंजिंग करने का काम करता है, ठीक है। वे न्यूट्रिशन को एक्सचेंजिंग करने का काम करता है, ऑक्सीजन को एक्सचेंजिंग करने का काम करता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले इंटरकोर्स के समय जो मेल बॉडी का स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में चला जाएगा और वहाँ पे अंदर पहुँचने के बाद वहाँ पर स्पर्म, बहुत से मिलियन स्पर्म से सिंगल स्पर्म, बस एक स्पर्म एक सेल के साथ फ्यूज करेगा। एक सेल के ऊपर में वेंटाइल मेम्ब्रेन रहेगा, वो वेंटाइल मेम्ब्रेन स्पर्म में से एक केमिकल निकलता है, उस वेंटाइल मेम्ब्रेन को छेद करके अंदर स्पर्म जाएगा और अंदर में एक के साथ स्पर्म फ्यूज कर लेगा, वहाँ पे न्यूक्लिया बन जाएगा। फ्यूज करने के बाद कुछ दिन के बाद वो जब फ्यूज हो जाएगा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर 4 से 5 दिन के बाद जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो एम्ब्रायो के नीचे यूटेरस का फॉर्मेशन होगा। उसके 8 से 9 दिन के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। प्लेसेंटा जो माँ जो खाना लेगी और माँ का जो ऑक्सीजन होगा वह बच्चा में पहुँच जाएगा। प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंजिंग करने का काम कौन करेगा, प्लेसेंटा। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लिए जो फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है और उसके बाद क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा
यानी कि 9 मंथ माँ के गर्भ में, यानी कि इम्ब्रायो के अंदर जो बच्चा दिएगा 9 महीना यानी कि 270 दिन जब रहेगा, उसके बाद बच्चा क्या जन्म लेगा। तो वो 9 महीना जो माँ के गर्भ में जो बच्चा रहेगा, 9 महीना जो माँ के गर्भ में बच्चा रहेगा, 270 दिन, 270 दिन जो माँ के गर्भ में रहेगा, उस टाइम उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा, आइज का, नोज का, ईयर का। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड। याद रखना ये पॉइंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। गैस्टेशन पीरियड यानी कि जब इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाने पर, इम्ब्रायो के फॉर्मेशन हो जाने पर वहाँ पे जो 9 मंथ यानी कि 270 दिन वो माँ के गर्भ में जो रहेगा बच्चा, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा, और प्लेसेंटा के थ्रू माँ का जो उम्बिलिकल कोड है, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट रहेगा। माँ जब खाना लगी, ऑक्सीजन लगी, बच्चा के थ्रू एक्सचेंजिंग होगा करने का काम। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा रहेगा उसी को हम बोलेंगे गैस्टेशन पीरियड। और जब बच्चा जब जन्म ले लेगा उसको बोलेंगे पार्चुरेशन। और जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम माँ को क्या होता है, मतलब कि उस टाइम जो होता है फीमेल को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एराइजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम जो पेन होता है, उसको पेन को कम करने के लिए वहाँ पे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। जो वो पेन को कम करने के लिए वहाँ पे एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बाहर निकलता है, जिससे बच्चा जब जन्म लेता है, यानी कि वहाँ पे जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन दर्द को कम करे, उसको हम लेबर पेन भी बोलते हैं। और फीमेल बॉडी के अंदर 28 डेज पर 1 एग का फर्टिलाइजेशन होता है, और जो एग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ऑवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ। बताया आपको जो ऑवरी से हर एक मंथ एक एग का रिलीज होता है। अगर ऑवरी जो होता है, अगर वहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं होगा स्पर्म के साथ, तो एग जो था वो बॉडी से वेजिना थ्रू ब्लीडिंग रूप में 2 से 8 दिन को ब्लीडिंग रूप में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बताया है जो ऑर्गेनिज्म फिटनेस तब है जब वह फिजिकली मेंटली सोशली फिट है। जो ऑर्गेनिज्म फिजिकली मेंटली सोशली फिट है वही फिटनेस है, मेंटल से फिजिकली शरीर से और सोशली फिट है। और बढ़ते जनसंख्या के अनुसार जो बच्चों लोग बढ़ती जनसंख्या के अनुसार आप लोग को पता होना चाहिए सेक्सुअल पार्ट के बारे में, उससे होने वाले बीमारी के बारे में, ब्रीथ कंट्रोल डिवाइस के बारे में, ठीक ना। और सेक्सुअल एजुकेशन और इसे जो उसकी सावधानी बरतना है। तो फैमिली प्लानिंग करना क्या, जो अच्छे बढ़ते जनसंख्या बहुत ज़्यादा, मिनिमम 100 करोड़ जनसंख्या जो है बाईपास हो चुका है। 100 करोड़ जनरेशन होने के कारण वहाँ पे जनरेशन को मेंटेन कारण सबको अच्छा खाना नहीं मिल पाता, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, प्रॉपर मेडिकल केयर ना हो पाता। इसीलिए जनरेशन को कंट्रोल करने के कारण जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो 2 मेथड निकाले हैं। फर्स्ट मेथड को हम बायो मेथड बोलेंगे और सेकंड मेथड को हम बायो मेथड बोलेंगे, सेकंड मेथड को हम केमिकल मेथड बोलेंगे। तो बायो मेथड के अंदर डिफरेंट जैसे डेम्फाग्राम को यूज़ करके एक रबर डिवाइस उसको यूज़ करके वहाँ पे हम जो रिप्रोडक्टिव होने वाले डिजीज से बच सकते हैं। आईयूसीडी का यूज़ करके प्री एस्पर्मिसाइड्स केमिकल यूज़ लेकर हम उस बीमारी से बच सकते हैं। और दूसरा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, 2 होता है, वेस्टोमी और ट्यूमिसिटोमी। वेस्टोमी के अंदर मेल के स्कोनियम एक स्मॉल इंजेक्शन दे दिया जाता है और भाइस डिफरेंस को बॉडी से काट दिया जाता है, उससे बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। और फीमेल के अंदर जो फिलिपियन ट्यूब है उसको हटा दिया जाता है, तो उसके अंदर बॉडी में स्पर्म एक का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जनरेशन का मेंटेनेंस बना रहेगा। तो वेस्टोमी यानी कि सर्जिकल मेथड में 2 लिखेंगे, वेस्टोमी और ट्यूबिसिटोमी। वेस्टोमी के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर स्मॉल इंजेक्शन देकर वहाँ से भाइस डिफेंस को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ट्यूबिसिटी में फिलिपियन ट्यूब को हटा दिया जाता है बॉडी से। और सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज एड्स होते हैं, एक्वायर इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसको HIV भी बोलते हैं। इसे सावधानी रहने के लिए आप लोग को 2 मेथड यूज़ करना जरूरी है, फिजिकल और सर्जिकल। फिजिकल में डिफरेंट केमिकल का यूज़ किया जाता है, सर्जिकल में इसको ऑपरेशन करके बॉडी के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट्स है, वेस्टोमी यानी कि मेल के अंदर फिलिपियन ट्यूब को काट के हटा दिया जाता है, फीमेल के अंदर
सॉरी मेल के अंदर जो वाइस डिफेंस को काट के हटा दिया जाता है और फीमेल के अंदर फ्लैपियन ट्यूब को काट के हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे आज का जो क्लास है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन आज जो हमारा है रिप्रोडक्शन वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नई टॉपिक और नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बच्चों लोग।